अच्छा भाई यहाँ फोकस कर लो। अभी थोड़ी सी एक चीज समझनी है आप लोगों ने। कुछ बच्चों को गिटहब हमने जब पढ़ाया है, मैंने जिस तरीके से बताया है, देखो जेन्युइन तरीका गिटहब के ऊपर कोड पुश करने का वही है, सिर्फ वही तरीका है बस, ठीक है। एक्चुअल में कोड पुश होता ही उसी तरीके से, चाहे आप लिनक्स पे करो, चाहे आप मैक के थ्रू करो, चाहे आप विंडोज के थ्रू करो, जिसके थ्रू भी करो, एक्चुअल कोड पुश करने का गिटहब के ऊपर तरीका ही है, ठीक है। इसके अलावा दो तरीके और आते हैं। एक तो बड़ा अनोखा तरीका है, बहुत ज्यादा इजी सा तरीका है, क्विक तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तरीका अब आपको मैं बता देता हूं, वो आप देख लें। लेकिन उस मेथड के अंदर थोड़ी सी एक चीज होती है जो है सिक्योरिटी, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पे आ जाती है, ठीक है, कोड का। खैर आपका कौन सा कोई बहुत बड़ा आपने पूरी एप्लीकेशन बना के वो कर दी है तो भाई वो लीक हो जाएगी। लिंक्डइन आप लोगों ने ऐसा बना लिया कि अब वो लिंक्डइन वाले भी चोरी कर देंगे, क्या कहते हो यार? ऐसा तो होगा नहीं। बहरहाल आप कोड पुश करने के लिए वो भी यूज करें, मैं बता देता हूँ किस तरीके से है क्या। असल में गिटहब होता क्या है, गिटहब पे जब आप कोड भेजते हैं ना, आपने कोड भेज दिया, या बिलफर्ज गिटहब पे रेपो बनाना मुश्किल नहीं है। ये एक बात बताओ, ऐसा कोई है जिसका गिटहब पे अकाउंट नहीं बन रहा है? गिटहब पे अकाउंट ही नहीं बन रहा? नहीं, अकाउंट मतलब यही नहीं बन रहा। अकाउंट जो ऊपर होता है ना गिटहब, वो स्लैश बिलाल सिद्दीकी, अकाउंट ही नहीं बन रहा, आपका नहीं बन रहा। हाथ ऊपर है या नीचे समझ नहीं आ रही है जी। हाँ, अकाउंट बन चुका है ना, मैं ये पूछ रहा हूं अकाउंट बना है या नहीं, ये बता दे। मैं अकाउंट बन चुका है, सारी चीजें, आप रेपो क्रिएट करते हैं, रेपो बन जाती है, कोड नहीं पुश करना आ रहा, ये एरर है, ठीक है। आप देखो एक तो जी, हाँ मैं एक बात समझाता हूँ। देखो वो जो कमांड लाइन का काम बताया ना, बहुत आसान सा काम है, एक्चुअल काम वही है। करना क्या होता है, देखिए आपने अपने कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल किया, वो करेगा क्या, वो जो आप कमांड्स लिखेंगे ना उनको पहचानने के लिए, वो सॉफ्टवेयर वहां से वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए चल रहा होता है, गिट का सॉफ्टवेयर। एक चीज, गिटहब पर आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ आप बनाते हैं एक नई रेपो मतलब अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बन गया। अब असल में होता क्या है कि जब आप कोड कंप्यूटर से पुश कर रहे हैं तो कंप्यूटर को क्या पता किस बंदे का ये कोड है, किसके अकाउंट पे भेजना है, तो वो थोड़ी सी ऑथेंटिकेशंस मांगता है, ठीक है। अगर आप पहले स्टेप में चीजें क्लियरली और तरीके से बता देंगे तो सब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे आप अपने मोबाइल पे लिखते हुए 3-4 बार पासवर्ड गलत लिखे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाएगा। वो फिर 2-4 बार और, जैसे गूगल पर आप जाएं 8-10 बार या 4-5-6 बार पासवर्ड गलत लिखें, तो वो आपके दूसरे जहां अकाउंट ओपन होगा वहां एक मैसेज करेगा, आपकी इस डिवाइस को फिल वक्त के लिए लॉक कर देगा, आपको बोलेगा हु आर यू बताओ, मोबाइल पे मैसेज भी, सारी ऑथेंटिकेशंस लगाना शुरू कर देगा। आपके साथ असल में ये काम हो रहा होता है। आप लोग वन टाइम के अंदर गलत, एक दफा या 2 दफा गलत कोड पुश करके ट्राइयां मारते रहते हैं, उस चक्कर में आपकी ऑथेंटिकेशन ब्लॉक हो जाती है। फिर वो क्या करता है, डिटेल में ऑथेंटिकेशन लेता है, कभी कहता है आप पासवर्ड लिखो, यूजर नेम लिखो, हु आर यू, टेल मी हु आर यू, @gmail मांगता है, पासवर्ड सब कुछ आपके सामने। मैंने कितनी दफा कोड पुश किया, एरर नहीं आता, ठीक है, एरर नहीं आता। वजह ये होती है कि मैं जब कोड पुश करता हूँ मिस्टेक नहीं करता। अब जैसे मिस्टेक करूंगा ना यहाँ पे तो वो आ जाएगा। अब वो मिस्टेक अचानक है, मैं रैंडम कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। बोले यार क्या मिस्टेक ऐसी है, वो बच्चे कर जाते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते कैसे करनी है, ठीक है। मिस्टेक करना भी हर बंदे की बात नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है आप लोगों का एरर। अगर जो मैंने स्टेप्स बताए ना, अगर बिल्कुल मसला है, आपने एक 0 से नया अकाउंट बनाया, आपने उसके अंदर जाके अपने, जैसे मैंने विंडोज क्रेडेंशियल से भी बनाया है, बताया आपको रिमूव कर दें। आप कंट्रोल पैनल में जाएं, विंडोज वहां से जाके रिमूव कर दें किसी का भी अकाउंट अगर है तो, और चुपचाप गिटहब से जिस तरह कमांड से बताया कॉपी करके हेडफोन लगाएं, तसल्ली से देखें एक एक लफ्ज। ऐसा ना मैं बोलूं वो रेड बटन दिख रहा है आप दबा दें, मैंने कहा जी ये रेड बटन दिखा है इसको नहीं दबाना था, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। मैं कमांड लिखो बेटा ये वाली कमांड से ये होता है, नहीं करना, आपने कर दिया तो मेरा मसला है। मैं क्योंकि अक्सर कमांड बताता हूं, आपने लिखा VI लिस्ट निकालनी है, लिस्ट निकाली, इसमें से बेटा ये नंबर या ये चीज आप प्रायोरिटी पे दे सकते हैं, भाई ये अकाउंट उठाना, कभी ऐसे गिटहब में लाइन में बताया हो तो कि कोई किसी ने अगर वो इंप्लीमेंट कर दिया तो मसला हो जाएगा। तो तसल्ली से पूरा वो देखें, आपको समझ आ जाएगी एक चीज। दूसरी चीज अगर नहीं आ रही, दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको, बहुत आसान से, पहले आप ये देख लें, फिर एक लेक्चर इसके ऊपर डिटेल में हम ले लेंगे। ये है टोकन। अब ये टोकन है क्या, देखो आप कहीं से भी जब कोड पुश करते हो ना तो वो कहता है हु आर यू बताओ। उसके लिए आप सबसे पहले गिट इनिट करते हैं, उसके बाद अगर नया प्रोजेक्ट है तो गिट इनिट किया, उसके बाद आप
एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है आपको, वो आप कनेक्ट कर देते हैं। और उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कोई नया लॉजिक नहीं होता, कोई भी याद कर सकता है। मैंने आपको बताया www.github/com/bilalsiddiq/ आगे मेरे प्रोजेक्ट का नाम होता है, खत्म बात। यही तो चल रहा होता है ना रैप, वो आपने लिख देना। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई की नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोल सके यार ये खुफिया चीज है, इसको छुपा के रखना है। आपने वो लिखा अपने प्रोजेक्ट का नाम, जब आप पुश करने लगोगे तो ऐसा नहीं कोई भी ये लिख के पुश कर देगा। अब यहाँ वो बोलेगा इस अकाउंट कंप्यूटर के अंदर वो अकाउंट ओपन होना चाहिए, तो आप ब्राउजर पे जाके अपना अकाउंट ओपन करोगे। अगर अकाउंट ओपन है तो चल जाएगा। ये सिंपल बात थी, ये तरीका था वहां से। अब अगर वो मुश्किल है आपसे वहां हैंडल नहीं हो रहा, आप ये वाला यूज करें। इसमें आपको इस कंप्यूटर से कोड पुश करना है, अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने अकाउंट में कहीं से भी चले जाए, इस कंप्यूटर में चले जाए, एक टोकन होगा, वो टोकन निकाले, उसको अपने पास सेव करना है। हर प्रोजेक्ट के लिए टोकन मिलेगा आपको, टोकन आपने लेके अपने पास सेव कर लिया। टोकन सेव करके जब भी आपको वो सेंड करना है आपके मोबाइल में, आपने अच्छा ये प्रोजेक्ट का टोकन ये आपने जाके वो टोकन लिखा, सिर्फ करना है गेट क्लोन। अगर कोड पुश करना है गेट पुश, जो भी चीज पुश करनी है पुश कर दो, टोकन नंबर दे दो, उस टोकन में पुश हो जाएगा। समझे बात? सिर्फ एक टोकन नंबर होगा, उस टोकन वो टोकन नंबर आपसे घूम गया तो मसला हो जाएगा, ठीक है। वो आपको फिर रिकवर करने के लिए अपने अकाउंट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ आओ, ये छोटी सी वीडियो है, बहुत आसानी से इसने टोकन से पुश करना बताया है। ये एक वीडियो देख लेना, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक सा बताया इसने। ये टोकन सेव करके दिखाएगा। यहाँ पे देखो, ये वही मसले बता रहे हैं जब मैंने इस तरीके से पुश किया मास्टर वाली फाइल को। ये देखो इसने टोकन जनरेट किया। अब टोकन इस तरीके से, टोकन में ये अजीबो गरीब सी चीजें लिखी भी होंगी, बस अब इंटरनेट का इंतकाल हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसे ऐसा टोकन आपको जनरेट करके देगा। बस आपने ये टोकन कॉपी करना है और ये टोकन के थ्रू देखो इसने सेव कर दिया। बस अब ये क्या करेगा, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर आया, जैसे मैंने कहा ये करेगा वो करेगा, इसने सिर्फ ये टोकन लगाया, टोकन लगा के एंटर किया, उसके बाद गेट पुश कर देगा, बस खत्म बात। 2 कमांड्स के अंदर काम खत्म। हर प्रोजेक्ट का अपना टोकन लगाया आपने और टोकन के साथ आपने कर दिया, बस आपका कोड पुश हो चुका है, ठीक है, सिंगल लाइन के अंदर। तो ये लाइन वन टाइम बैठ के इस वीडियो को देख लेना, इससे कोड पुश करने की ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बताना, फिर मैं यहाँ से करा दूंगा। एक ये वीडियो है, इसको देख लेना। इसी के साथ एक और बंदा है, ये वाली वीडियो देख लेना। 3 मिनट के अंदर इस बंदे ने बताया हुआ है, इसने भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसने पूरा टोकन की ऑथेंटिकेशन बताई भी होती कैसे। इसने 0 से भी प्रोजेक्ट करवाया हुआ है। इसके मजे की बात है, इसने 0 से भी प्रोजेक्ट करवाया और क्लोन करवा के भी कराया। आप दोनों में से जिस तरह चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसने दोनों तरह करवाया, आप यहाँ से कर लें जिस तरह आपको आसान लगे, ठीक है, बस सही है जी। हाँ, क्या कह रहे हो? क्लासरूम में यार वो जो गिटअप ऊपर ओपन है, आप वही लिंक कॉपी करके डाल दें, बस गिटअप, ये हो गया उसका लिंक कोड का। और अगर जो दूसरे वाले चाहिए वो गिटअप पेजेस होते हैं, मैंने गिटअप पेजेस करवाए हुए आप लोगों को। गिटअप की सेटिंग में जाओगे, प्रोजेक्ट की लिखा होगा पेजेस, वहां क्लिक करोगे। गिटअप वाली मैंने कहा ना वीडियो देख लो यार, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना पड़ेगा मुझे। गिटअप वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर एंड में मैंने पेजेस करके लाइव करना बताया हुआ है। एक क्लिक क्या आसान सा काम है, बिल्कुल बेसिक सा। आपने पेजेस पे जाके सिर्फ अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा जिसपे आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा, जैसे ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वीडियो ट्राई करनी है वन टाइम आप लोगों ने। कितने बच्चे हैं जिनका ये वाला मसला था? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बच्चे ये रिपोर्ट देंगे। और कोई है जिसका ऐसा मसला था? 7। और कोई बच्चा? 8 9 10 11 12 13 14, और कोई? 15 16, सारे ही करके आना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने गिटअप से लाजमी ट्राई करना है। तो प्रोजेक्ट कैसे जमा करा है तुम लोगों ने? ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से टोकन लगा के यूज करना है, बस टोकन सेव करना अपने पास टेक्स्ट फाइल की बना के उसके अंदर सेव कर लेना। अब आओ जरा छोटा सा जो आपको टास्क दिया था बच्चों वाला, W3 स्कूल्स पर आते हैं। तो भाई शिराने आप ही खड़े हो जाओ। हाँ हाँ आप क्या क्या दिया था? ओवरफ्लो क्या प्रॉपर्टी है? हाँ,
पक्की बात है। क्या क्या किस कितने टाइप्स की ऑप्शंस देता है, कितने कितने टाइप्स के ऑप्शन देता है, वो क्या क्या ऑप्शंस देता है? एक ही पड़ा है, बाकी नहीं है। जी भाई, और कोई? अयान मर्चेंट बताओ, खड़े हो जाओ। 4 ऑप्शन देता है अयान, कह रहा है भाई, बताओ। हाँ, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। जी भाई, क्या 4 ऑप्शन देता है, नाम बताओ उनके देख के। नकल बिल्कुल नहीं करनी, चारों नाम बताओ। बेटा खामोश, क्या तुम लोग चीख रहे हो? उसका बच्चे का टेस्ट चल रहा है ना। हाँ, ओवरफ्लो के बाहर आ रहा होता है, उसको क्या करता है? सही है, सही है। और स्क्रॉल करेंगे, और एक और भी बाकी है। नकल कर ले बेटा, तेरे लिए खोला हुआ है, जल्दी कर। ऑटो में क्या होगा? ऑटो में बैठ के चला जाएगा। एक्स्ट्रा टैक्स ऑटो में बैठेगा और चला जाएगा। जी जी बताओ, शाबाश शाबाश भाई। ये 4 ऑप्शन से कोई बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने पढ़ के किया हो कुछ? जी जी राकेश साहब, थोड़े से खड़े हो जाएं, नजारा सबको दिखना चाहिए। जबरदस्त। गुड हो गया, बेहतरीन। ठीक हो गया, गुड है। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। और कोई? ऑन सिचुएशन, ऑटो वाला। चलो, सही बताया माशाल्लाह। 3 चीजें इन्होंने बेहतरीन बताई। चौथे में जरा सा फर्क है, मैं बता देता हूँ। सिमिलर टू स्क्रॉल बट इट एड्स स्क्रॉल बार ऑन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है? व्हेन नेसेसरी वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब ये कि ये स्क्रॉल बार तो देगा, वो जो दूसरा वाला स्क्रॉल था ना, वो अक्सर क्या करता है, वो सिर्फ एक ही तरह टाइप का स्क्रॉल दे रहा होता है। जैसे देखो, स्क्रॉल दिया, ये वर्किंग में दे रहा है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर स्क्रॉल है, ये क्या करता है, ऑटो आपके सामने आ गया। ठीक है, खुद ब खुद दे देगा यार। अब ये क्या करता है, विड्थ पे जरूरत है या हाइट पे जरूरत है कंटेंट को, उसके हिसाब से देगा। मतलब दोनों में से किसी एक जगह स्क्रॉल बार आपको दे देगा। ये क्या कर रहा है, स्क्रॉल बार दोनों जगह आपको दे रहा है। जहां प्रॉब्लम आएगी भाई, टेक्स्ट रैप नहीं हो पा रहा, इसी तरफ जाना है, तो फिर आपको यूं दे देगा स्क्रॉल बार। ये क्या करता है, ये सिचुएशन देख के एडजस्ट करता है कि स्क्रॉल बार यूं जरूरत है या यूं जरूरत है। जैसे आपकी स्क्रीन देख कर करती है, आप स्क्रीन पर टेक्स्ट ज्यादा लिखते हैं, बॉक्स की विड्थ स्क्रीन से ज्यादा बढ़ाते हैं, नीचे स्क्रॉल बार ऑटो आ जाता है। यूं नहीं आता, यूं आता है। तो उस कंडीशन में ऑटो लगा हुआ है यहाँ पे। समझ गए बात? बेहतरीन भाई, इन्होंने बहुत आला समझाया। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा सा आते हैं कोड के ऊपर, थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करके वन टाइम देख लेते हैं। ये है बिल्कुल बेसिक सी चीज, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि यूजेज बच्चों से होता ही नहीं है। अब आओ एक मसला देखते हैं। मसला कश्मीर देख लें कि मसला फलस्तीन देखें। आए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, और ये एक डब्बा बनाते हैं, डिव का डब्बा। डिव डॉट बॉक्स, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ब्नॉक्स नहीं बॉक्स। और यहां आते हैं, कर देते हैं क्या भाई, क्या कर रहे थे? हाँ, डॉट बॉक्स को कॉल की हमने, कॉल उसने उठा ली। उसको हमने कहा भाई आप विड्थ कर दो 300 पिक्सल की, और उसके बाद आपका कर दो बॉर्डर, जो कि हो जाएगा ब्लैक ही कर दो यार, नजर आए, या रेड कर देते, क्लियर दिखना चाहिए। इसके बाद आगे क्या था, मार्जिन कर देते हैं ऑटो, फिर मार्जिन टॉप कर देते 50 पिक्सल, थोड़ा सा ये यहां आ जाएगा। और भैया बॉक्स आपके अंदर हम ऐड कर देते लॉरेम
5 वर्ड, क्या बात है, गो लाइव। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ठीक है। अब मैं इसमें देखो आपके सामने कंटेंट ज्यादा ऐड कर देता हूं 300 पिक्सल, तो क्या होगा, कंटेंट बॉक्स से बाहर आ जाएगा, ऐसा ही है। एक बच्ची ने जवाब तो दे दिया है, वैसे जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि बॉक्स से कंटेंट बाहर क्यों नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं ये कंटेंट बॉक्स से बाहर आ जाए। 100 पिक्सल क्यों लिखा है, 100 होता है, भूल गया हूं मैं। ठीक है, तो इसका जवाब हमें देंगे, कौन देगा? ऐसा कौन सा बच्चा है? फहाद के साथ बासित बैठा है, उसको बोलो। फहाद बासित को बोलो जवाब दे। खड़े हो जाओ बासित। जी बासित, बेटा खामोश 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 खामोश। हाँ, क्या बात है, क्या नहीं दीदी? कितने बच्चों को ईमानदारी से ये बात बता दी? अब सारे हाथ उठाएंगे। चलो बैठ जाओ। हाइट नहीं दी, बैठ जाओ। अभी क्या है, हाइट आपको पता है ऑटो उठाता है वो, ठीक है। नहीं दूंगा तो वो जितना कंटेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट है। कंटेंट बाहर तब आएगा जब मैं हाइट को फिक्स करूंगा। जैसे कि मैं हाइट कर देता हूं इसकी, हाँ ना, बाय डिफॉल्ट तो जितना कंटेंट है, अब देखो फिक्स है। अब मैं लॉरेम लिखता हूं, अब देखो टेक्स्ट तो थोड़ा सा है, तो क्या हाइट कम हुई? अब हाइट फिक्स है। अब देखो इसका मतलब अगर टेक्स्ट ज्यादा भी होगा तो टेक्स्ट बाहर निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो में और भी प्रॉपर्टी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की भी, वो भी पढ़ लेना। पहले तो आते हैं ओवरफ्लो, इसको कर देता हूं हिडन, तो ऊपर का जितना भी टेक्स्ट होगा वो गायब हो जाएगा। और जावा स्क्रिप्ट से मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगा कि गायब तो होगा लेकिन डॉट 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 लिखा हुआ आ जाएगा। जावा स्क्रिप्ट से ये भी काम हो जाएगा कि आगे लिखा हुआ है रीड मोर का ऑप्शन, आप क्लिक करो तो रीड मोर हो जाए, लेकिन जर्नली हाइड रहेगा वो। समझ आ रही है बात? तो ये ऑप्शन आपके पास आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट तो जाहिर सी बात है ओवरफ्लो होगा। मैसेज में नहीं देखते व्हाट्सएप में एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखो, कभी किसी को लिखा है इतना लंबा चौड़ा मैसेज? अगर छोटा मोटा मैसेज लिखोगे तो मैसेज लिखा जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा मैसेज लिखोगे, सेंड करोगे, क्या हो जाएगा, रीड मोर का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर रीड मोर पे क्लिक करेगा, अब टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है जगह तो चाहिए, अब वो डिव खुद ब खुद बनेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? वैसे व्हाट्सएप जैसी चैट भी बनाएंगे हम, डिव वाली लिखेंगे, खुद डिव बनते हुए आएंगे। ठीक है, ये भी काम होगा, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज ये वाली यूज होंगी। इन प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा तो जावास्क्रिप्ट वाला काम हो जाएगा। समझे बात बेटा? सबको समझ आ गई? क्लियर है? क्या नाम है? आशिर, हरीश जी, गुड है। अच्छा, तो ये आपने देख लिया, हिडन वाली प्रॉपर्टी ऐसे होती है। दूसरा क्या है, विजिबल। तो विजिबल तो बाय डिफॉल्ट भी लगी होती है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। देखो हर प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लगी हुई होगी। और क्या होता है, स्क्रॉलिंग डाल दो भाई, स्क्रॉलिंग जर्नल ये आपके पास स्क्रॉल है, स्क्रॉल किस तरफ चाहिए, रैप हो या ना हो उसके हिसाब से होता है। और ऑटो, ऑटो क्या करेगा भाई, ऑटो भी सेम काम करेगा। देखो ऑटो ने सिर्फ यहीं पर दिया है, यहाँ जरूरत थी तो अगर कोई ऐसी स्क्रीन होती जिसमें विड्थ पे जरूरत होती, यहाँ स्क्रॉल यहाँ से हटा के सिर्फ ये वाला स्क्रॉल दे तो वो ऑटो रिक्वायर्ड के ऊपर करता है। बहरहाल इसको हटाते हैं, जर्नली हम यूज करते हैं ओवरफ्लो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। और आप इसको कर देते हैं हिडन वाला, हिडन कर दो, या फिर आप कर सकते हो क्या, ओवरफ्लो। अच्छा क्या था, एक मिनट, स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें सर कोई कंटेंट डाल दूं, आ रहा है, अगर मैं ये ऐड कर दूं, चलो पांच, चलो अभी हम 5 दे देते हैं और इन 5 के अंदर हम लिखते हैं आइटम्स। 5 को कॉपी करते हैं यू, 10 बन गए। 10 को कॉपी करते हैं यू, 20 बन गए। और अगर इसको हम अभी फिलवक्त के लिए जैसे हमारे हिसाब से है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो ठीक
अब एक और चीज करते हैं, हाइट। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये है W3 स्कूल, वो वाला जिसका आपको मैंने बताया था। ये है W3 स्कूल, और यहां देख लो ये है वो लाइन। समझ गए बात? क्लियर हुई? ठीक है, कहां गए अजीम? सो गए? हाँ भाई, तो अब यहाँ फोकस कर लें आप। इस तरीके से ये स्क्रॉल बार बनता है, आप इसको यहाँ रख के और पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। आपको पता है अगर यहाँ स्क्रॉलिंग आ भी रहा है, आप ये वाला पार्ट जैसे आपने लिंक्डइन पे फिक्स किया था ऐसे पूरी हाइट वेट देके फिक्स कर दें, यहाँ पर फिक्स हो गया। अब कंटेंट ज्यादा डाल के तो नजर कैसा है, उसके लिए स्क्रॉलिंग लगा दें। तो अब अगला पार्ट आपका ये आपने ये बनाना है, ठीक है, डिट्टो कॉपी बनाना है। डिट्टो कॉपी ये वाला एज इट इज बन जाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट आपको मिल गया होमवर्क। ये तो आप लोगों के लिए बच्चों वाला काम है यार, ये तो आप आंखें बंद करोगे और बन जाएगा। ये वाला आंखें बंद करके बना लेना, ये वाला आंखें खोल के बना लेना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आंखें खोल के बना लेना। बाकी इस पार्ट के ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। ओवरफ्लो से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये इतना बेसिक सा इसका ओवरफ्लो का काम था, मैंने आपको यूजेज लाइव दिखा दिया कि यार ये इसका यूजेज है। चलो अब ओवरफ्लो का टॉपिक एंड करते हैं यार, चलो आओ आगे चलते हैं। अब देख लेना इसमें डीप डाउन और भी छोटी मोटी इसने बातें की होंगी, मैं इतनी बातें नहीं सुन रहा, इसकी आगे चलते हैं। फ्लोट, फ्लोट कौन बताएगा? फ्लोट कौन बताएगा? फटाफट से बताओ जी भाई, फ्लोट कौन बताएगा? कहां गए? मर्चेंट ही बता रहे, बाकी से आज सो गए। फ्लोट नहीं पढ़ा किसी ने? खड़े हो जाओ, शाबाश, बताओ। बैठ जाओ, चलो शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ, आगे देख। हाँ भाई, फ्लोट, गर्ल्स बताओ बेटा। यार इतनी देर में तुमने सिर्फ ओवरफ्लो पढ़ा है। अच्छा भाई, फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना। यहां पे भी यही हो रहा है। अच्छा, फ्लोट असल में है लेआउट की प्रॉपर्टी, डिस्प्ले लेआउट्स की प्रॉपर्टीज में से एक है, जिसमें ये क्या करता है, फ्लोट अगर दो चीजें हैं उनको ज्यादा, दो से जब ज्यादा चीजें आती है मैनेज करने के, फिर हम और प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास सिर्फ नैवबार में भी सिर्फ दो चीजें हैं ना, लेफ्ट और राइट पे करने के लिए, आप उनका डिस्प्ले इनलाइन करें, फ्लेक्स करें, इससे अच्छा है आप क्या यूज कर ले, फ्लोट। बाज औकात आप नैवबार देखेंगे फ्लोट से यूज होते हुए। अब मैं जैसे आता हूं, कहां गया, इसको बोलते हैं क्रिएट अ नैवबार, क्रिएट अ नैवबार। इससे अच्छा उर्दू में ना बोल दूं, क्रिएट अ नैवबार यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी ऑफ CSS, in which in navbar add brand name one side, while other side just search bar and button. BG color should be light blue, चलो, या फिर should be black, while text should be white.
लेट्स सी। आ गया हमारे पास। अच्छा, इसने वो जो मैंने ऊपर चीजें बोली है वो भी बोल दी, डॉट ब्रांड और ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अभी हम करने जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये किया हमने यहां से कॉपी, और CSS हमने यहां से कॉपी की और कहां पेस्ट कर दी, चलो भाई। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये और ये दो चीजें अगर हैं और बीच में कुछ नहीं है किसी भी जगह, तो ये नैपार के थ्रू बनता है। अब है क्या असल में, यहां एक प्रॉपर्टी है इधर की, फ्लोट की, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। बस अगर मैं इसको भी कर दूं ना फ्लोट लेफ्ट, उसके साथ आ गया। अगर मैं कर दूं उसको कर दूं फ्लोट राइट, तो वो राइट पर आ गया। समझ बात, दो चीजों को सिर्फ मैनेज कर, बाकी प्रॉपर्टीज में बात करें, उसने कलर लगाया, बैकग्राउंड लगाया, छोटा मोटा मैनेज करेंगे, मार्जिन बॉर्डिंग दिया, मूव करने के लिए आप जनरली आपके पास ये दो प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बहुत पुराने ज्यादातर वेबसाइट्स के अंदर आपको दिखाई देगा, और अभी भी बहुत सारी वेबसाइट में जहां सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, लोग अक्सर कार्ड्स के अंदर हो जाता है, एक तरफ एक एलिमेंट है, दूसरी तरफ दूसरा है, एक ही उसके अंदर बिल पर यहाँ लिखे हुए कोई रेटिंग वेटिंग, जैसे लाइक्स कमेंट्स और ये यहाँ लिखे हुए, लाइक यहाँ पर है, फ्लोट की प्रॉपर्टी लगा दी लेफ्ट और राइट वाली, खत्म बात। अब वो लेफ्ट और राइट पर, अब ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कहीं तीसरा एलिमेंट आएगा तुमने बीच में आना है, ये दोनों फिक्स है। कमेंट्स इस साइड पे शो होंगे और लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है वो सब यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो ये दोनों डिफ के लिए इन्होंने ये किया, और फिर अच्छे से चैट्स कर सकते हैं बंदा बैठ के, तसल्ली से मोबाइल में आप यूज करें, बैठे मस्त, क्लास थोड़ी है, ड्रामा चल रहा है, मर्जी है आपकी, जितना मर्जी है मोबाइल चलाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माशाल्लाह दुनिया में लोगों को ठीक होना चाहिए। क्या कर रहे हो भाई तुम, कहां लगे हुए हो, क्या कर रहे हो तुम, सोया हुए? अल्लाह अकबर यार, क्या करते हो? इधर फोकस रखो, यहाँ यहाँ यहाँ, चलो इधर देख लें क्या हुआ जी, क्या हुआ? बैठो, क्लास में हूँ। हेलो, बच्चों ने कभी इतना कॉल्स नहीं किया हम लोगों को, आज बच्चे लगातार कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं। सर कल का बताएं, सर छुट्टी है कि नहीं है? वैसे खुद छुट्टी करते हैं, नहीं आना होता इंस्टीट्यूट ओपन है, कभी नहीं पूछते छुट्टी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, फ्लोट पर नहीं होगी यहाँ, इसके अंदर फ्लोट की प्रॉपर्टी जैसे यही है कि दो एलिमेंट्स की मूवमेंट के लिए खास। इसमें अच्छा एक बात है, इसमें आप 3-4 एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा। ये विंडोज बंद कर दे भाई, लाइट आ गई है, और थोड़ी देर में कूलिंग हो जाए तो ये जहाज वाले फैन भी बंद कर देना, बड़ी अजियत होती है इनके इसमें बात करना। अच्छा, तो भाई फ्लोट दो ही प्रॉपर्टीज के लिए जनरली यूज होता है कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बैक चलते हैं थोड़ा सा, अब ये आपको एग्जांपल दिखा दी मैंने, अगर जहां यूज करना चाहे इस तरीके से यूज करें। बाकी अब मैं आपको रंग बिरंगी डब्बों के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? लाल काले नीले डब्बे बनेंगे और आपको तभी समझ आएगा। एक डब्बा ये रहा जिसको बोलते हैं बॉक्स 1, इसी को कॉपी करता हूं, इसको बनाता हूं बॉक्स 2, ठीक है भाई? ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बन गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं, हाइट विड्थ दे दी मैंने इसको, बैकग्राउंड इसकी जगह बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, मार्जिन ऑटो भी हटा देता हूं मैं, मार्जिन टॉप भी हटा देता हूं, स्क्रॉल भी हटा देता हूं। और उसको कर देते हैं रेड, ठीक है भाई? क्लियर है, कोई मसला? ठीक। अब ये दो बॉक्सेस देखो यूं आ रहे हैं, मैं इनको दोनों को यहां और यहां आमने सामने लाना चाहता हूं। देखो अगर मैं इसको करूं ना, इस वाले बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट,
ब्लू वाले बॉक्स को, तो फ्लोट लेफ्ट हो गया। अब देखो जब फ्लोट हुआ तो दूसरा बॉक्स भी यहीं पर आ गया, ठीक है। ये पहले वाले बॉक्स को जब मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी दी। अच्छा अगर मैं इसको देता हूं फ्लोट राइट, तो ये राइट पे चला गया। अब दूसरा, अब देखो इसका मतलब ये तैर रहा है ना, तो इसके ऊपर कोई दूसरा कंटेंट आ सकता है। अच्छा अगर इसको भी मैं कर दूं, इसको भी कर दूं फ्लोट राइट, तो अब क्या होगा, ये वाला भी राइट की तरफ आ जाएगा। तो पहले सीक्वेंस पे ये आएगा, दूसरे पे। अच्छा अगर मैं ये कर रहा हूं बिल फर्स्ट फ्लोट लेफ्ट, अब ये ब्लू बॉक्स जो हो रहा है, रेड वाला गायब हो गया, रेड वाला इसके पीछे। अच्छा अब अगर मुझे फिर भी शो करवाना ही है कुछ, तो अब अगला तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको शो कराऊं। हाँ हो सकता है आप ये कर दो फ्लोट लेफ्ट ही करो इसको, आगे उसके साइड पर, तो साइड बाय साइड यू भी आ सकता है। अगर इसको राइट पे लाना है आप कर दो इसको फ्लोट राइट, तो राइट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लोट राइट पर आ गया। समझ गए बात, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है, दो चीजों के लेआउट्स को सेट करने के लिए यूज होती है, फ्लोट राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके। अगर दोनों को राइट करोगे तो वन और सेकंड और फर्स्ट नंबर के थ्रू आ जाएगा, लेफ्ट करोगे दोनों को तो लेफ्ट राइट आ जाएंगे। अगर लेफ्ट और राइट करोगे तब लेफ्ट और राइट अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। ये इस वजह से पढ़ा दिए है, जर्नली में कभी कभार नहीं भी पढ़ा था, क्योंकि ये ना हो कभी किसी कोड के अंदर आप लिखा हुआ देखो, आप बोलो यार फ्लोट है क्या, हमें तो पता ही नहीं। तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो, हाँ यार फ्लोट भी कोई लेआउट है, हमें पता है, बस इससे ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं। अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है क्लियर की। क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लियर की। जैसे अब आओ यहाँ पे, इन दोनों को कर देता हूं राइट राइट, दोनों राइट है। मैं इसको कहता हूं क्लियर। ब्लू वाले के राइट पे क्या है, ब्लू वाले के राइट पे क्या है, ब्लू वाले के राइट पे मैं कहता हूं राइट, कुछ फर्क पड़ा। अच्छा मैं कहता हूं लेफ्ट, अब क्या होगा, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। चलो आओ इसी को कॉपी करते हैं। क्लियर लेफ्ट को कॉपी किया, अब देखो इसके साथ क्लियर लेफ्ट जैसे ही करूंगा, अब क्या होगा, रेड वाले के साथ क्लियर लेफ्ट किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अब एक चीज गौर करना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट किया ना जैसे ही मैंने, तो ये नेक्स्ट पर आ गया। अब याद रखना फ्लोट की प्रॉपर्टी जब आप दो एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं, तो जो सेकंड वाला बॉक्स है वो ये पावर रखता है कि वो अपने ऊपर वाले बॉक्स को क्लियर कर सकता है, मतलब अपनी साइड क्लियर कर सकता है। ये वाला बॉक्स लेफ्ट वाला, यानी कि जो पहला बॉक्स है फर्स्ट बॉक्स ब्लू वाला, ये क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकता। ये फ्लोट की प्रॉपर्टी अगर इस पे लगी है तो ये अपना लेफ्ट या राइट क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो अपना लेफ्ट भी और राइट भी क्लियर कर सकता है। कैसे, एक और चीज बताता हूं। अगर मैं इसको कर दूं, हटाओ इसको भी क्लियर करने के लिए भी ये भी हटाता हूं। मैं इसको कर देता हूं लेफ्ट, लेफ्ट करता हूं, फ्लोट लेफ्ट हो गया, और इसको कर देता हूं फ्लोट राइट, ठीक है, आ गया आमने सामने। मैं इस ब्लू वाले बॉक्स को बोलता हूं इसको हटाओ यहां से, तो ब्लू वाले को क्या क्लियर करना है, अपना राइट क्लियर करना है। आओ ऊपर बोलते हैं ब्लू वाले बॉक्स को भाई क्लियर करो, क्या, अपना राइट। क्लियर हुआ, नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद वाली प्रॉपर्टी पर, इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसमें भी फ्लोट की प्रॉपर्टी लगी हुई। चलो आओ यही प्रॉपर्टी इसको क्लियर करने के लिए देते हैं। रेड वाले को जब बोलूंगा तो वो ब्लू वाले को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। राइट बोला है अभी मैंने, क्लियर कर दिया उसने, राइट पे कुछ है ही नहीं तो क्या क्लियर करेगा। हाँ अगर मैं इसको बोलूं अपना लेफ्ट क्लियर करो तो क्या होगा, अब असल में होगा ये बॉक्स खुद नीचे आ जाएगा। समझ आई बात, ये अपना लेफ्ट क्लियर, अब अपने लेफ्ट पे किसी को आने नहीं देगा, अब यही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस प्रॉपर्टी को, थोड़ा सा पढ़ लेना, जर्नली जितना समझ आ जाए तो कर लेना बस यूज। ठीक है, ये है फ्लोट राइट। जर्नली क्लियर बहुत कम यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, बहुत कम, कि कभी आपको जरूरत पड़ जाए, वो भी किस सेंस में, अब आपको जब
जावास्क्रिप्ट लगाओगे ना उस सेंस में। हो सकता है कभी कोई पॉइंट आए, आपने एक बॉक्स यहाँ से डिलीट करके कोई चीज शो करवानी हो, उस कंडीशन में नजर आता है, तब जावास्क्रिप्ट में, तब इस प्रोग्रामिंग पढ़ चुके होगे तब ये चीज समझ आ जाएगी। जनरली अभी फ्लोट को सिर्फ इतना समझो, दो चीजों के लेआउट सेट करने के लिए होता है लेफ्ट और राइट की कंडीशन में, बस दो एलिमेंट है लेफ्ट और राइट करने, कहीं पर भी एक कार्ड है उसमें दो डिव बने हुए, ठीक है, एक कमेंट्स का और एक लाइक्स का। आपने एक लाइक और यहाँ भेजना है, अब इसकी जगह आप लगाओ डिस्प्ले फ्लैग्स रैप फलाना ढिमकाना, चुपचाप कर दो, एक लिखा हुआ इसको यहीं रहने दो, साथ वाले को कर दो फ्लोट राइट, वो खुद राइट पर उठकर आ जाएगा, बस क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी। समझ गए बात? और ये रहेगा भी फिर राइट पर। फ्लैक्स में तो होता है ना, उसमें मूव भी कर जाता है, अप एंड डाउन भी होता है, यहाँ फिक्स हो जाता है, इसके अंदर मूव नहीं करेगा वो। फिर आगे चलते हैं, फ्लोट की प्रॉपर्टी देख ली, ये इसने क्लियर की एग्जांपल भी दी हुई है। इनलाइन वर्ब ब्लॉक तो देख चुका है, अलाइन प्रॉपर्टीज पढ़ लो भाई, ये सब चीजों की अलाइनमेंट आपको सिखा रहा है। किस चीज को कैसे, ये कुछ नई प्रॉपर्टी सीखने के लिए नहीं है, बस जो प्रॉपर्टी आपने सीखी भी है बेटा लैपटॉप डाउन करके, जो आपने सीखी भी है बस उसी को इंप्लीमेंट करने के काम आएगा, ठीक है। तो क्या है पहले नंबर पे देखते हैं, यहां पर आते हैं सबसे पहले सीएसएस लेआउट्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, मतलब चीजों को हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे सेट करना है वो ये सिखाएगा, तेजी से घुमाना, ठीक है। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे सेट करना है, अलाइन करना है। अब अलाइन में एक चीज याद रखना, जब ऑटो अलाइन की बात करते हैं तो क्या अलाइनमेंट होती है, ऑटो अलाइन की बात करते हैं तो कौन कितनी कितनी प्रॉपर्टियां दोनों साइड्स पर उठाता है, तीन तीन जी, नहीं बस लेफ्ट, हॉरिजेंटल में लेफ्ट सेंटर राइट, और वर्टिकली में भी सेम कंडीशन, टॉप। समझ गए आप लोग, बेहतरीन। आगे चलते हैं, ये कंडीशंस है। अब सबसे पहले आपको बता रहे हैं सेंटर अलाइन एलिमेंट्स, पहले किसी एलिमेंट को करना होता है टू सेंटर हॉरिजेंटली सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट को सेंटर करने का तरीका क्या होता है, मार्जिन ऑटो डिव है ना, विड्थ दो मार्जिन ऑटो कर दो। मैंने आपको इमेज सेंटर करने का भी बताया था, इमेज देखो लेफ्ट हो जाती है राइट हो जाती है, सेंटर नहीं होती थी, सेंटर के लिए सेंटर का टैग यूज करते थे। मैंने आपको बताया इमेज सेंटर करनी है, आप लिखो डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन ऑटो, ऑटोमेटिक इमेज क्या हो जाती थी, सेंटर। समझ आ गई बात? कोई भी इमेज अगर सेंटर करनी हो कहीं पे भी, बस लिखो डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। और एक सर्टेन विड्थ दे दो जितनी देनी है, विड्थ दोगे उसके बाद सेंटर कर दोगे। विड्थ देना लाजमी है, क्योंकि अगर विड्थ नहीं दोगे वो फुल साइज की विड्थ है तो क्या पता सेंटर है या नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल ये स्क्रीन वहां से शुरू होती और यहाँ पे खत्म होती, अब मैं बोलता बताओ हॉरिजेंटली सेंटर है या नहीं, आपको समझ ही नहीं आती। लेकिन अब ये एक साइज है यहाँ तक, अब पता चलेगा थोड़ा मूव करके कि यार सेंटर हो रही है या नहीं। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को, इसने इसको डिटेल में बताया, सेटिंग विड्थ सेट करो और उसके बाद इसको सेंटर करो, हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट को कैसे किया जाए, सिंपली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे टेक्स्ट कैसे सेंटर होता है, कैसे, हॉरिजेंटली। आगे आओ आओ, क्रिएट एन इमेज को सेंटर करने के लिए अब ये दो तरीके बोलेगा, ये बोलेगा डिस्प्ले जो है वो दो तरह का ऑटो करो, डिस्प्ले लेफ्ट और राइट दोनों को इस तरीके से करेगा, मार्जिन ये वाला भी ऑटो और लेफ्ट वाला भी ऑटो, दोनों को ऑटो करेगा। आप पूरा मार्जिन ऑटो कर दो तब भी ओके, ठीक है। इसकी जगह जैसे यहाँ पर आ जाओ, इसने ये इमेज सेंटर किया, अगर मैं ये ऑटो हटा दूं ना तो ऐसे आ जाएगा। इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो डायरेक्ट सेंटर हो जाएगा। आगे आ जाओ, ऑफिशियली जो है वो उसने मार्जिन लेफ्ट और राइट खास इस वजह से दिया, वो कह रहा है टॉप और बॉटम से आप अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो बाद में आप दे भी सकते हो, ऑटो करने के बाद भी। आपको पता है मार्जिन टॉप और बॉटम की प्रॉपर्टी अलग लग जाती है। आगे आओ, लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजीशन, किसी चीज को लेफ्ट और राइट करना हो तो उसके लिए एक और पोजीशन यूज होती है जो कि एब्सोल्यूट है। आप पोजीशनिंग ये आपने पढ़ा हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट करो, राइट की तरफ जीरो करो, जीरो राइट पर हो जाएगा। और ये आपने किया हुआ भी है, मैंने आपको करके दिखाया हुआ भी है जनरल पोजीशन की प्रॉपर्टीज के अंदर। 0 पिक्सल कर दो राइट पर तो राइट, अगर लेफ्ट पे रख के करोगे 0 लेफ्ट हो जाएगा, बॉटम पे करोगे बॉटम पे, टॉप पे करोगे टॉप पे। 10% 5% जितना रखोगे उतनी पोजीशन को मूव करा सकते हो। आगे आते हैं, ये सारी टिप्स हैं,
ये जितनी चीजें जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना, लेआउट में आपको मसला आता है यार, ये उस सब के लिए टिप्स दे रहा है, गौर से समझे इनको। लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट एक और चीज प्रॉपर्टी के थ्रू हो सकता है, जो कि अभी आपको मैंने बताया। फ्लोट, किसी भी लेआउट को लेफ्ट या राइट करना, उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, राइट करो या लेफ्ट करो। ये क्लियर फ्लेक्स, ये वाली चीज है, क्लियर वही प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा, क्लियर फ्लेक्स नहीं है ये। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अभी अगले हमारे टॉपिक के अंदर है, कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स, इसलिए इसको स्किप करते हैं, आगे आओ। अच्छा, अब यहां तक जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है सब की सब हॉरिजेंटली के लिए, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी कर रहे हैं जिसको कहते हैं वर्टिकली। क्या करते हैं? वर्टिकली। आओ यहां पे, ये अब एक टेक्स्ट है, आपने लिखना टेक्स्ट सेंटर हो गया, जैसे आप उसको H1 को या किसी को सेंटर करते हैं। कभी कभार आप देखते हो टॉप बॉटम से सेंटर नहीं, तो आसान करने का तरीका क्या है, उसको जो पैडिंग है ना टॉप और बॉटम से बराबर दे दो। अब आपको पता है पैडिंग क्या होती है, कंटेंट का अपने बॉर्डर से फासला। तो अगर दोनों तरफ से फासला एक बराबर होगा तो चीज क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। बिलफर्ज छत से इस जमीन तक, मैं बोलूं इन दोनों तरफ से नापो कितना फासला है, बिलफर्ज 12 फीट है, मैं बोलता हूं 12 और 12 6 फीट पर लगा दो। अब जैसे ही लगाया तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो ऑटोमेटिक सेंटर। यही चीज इसने यहां पर करके बताई भी है। टॉप बॉटम 0 वो कर दो 70, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं किया सर, ऐसे तो इसको भी कर दें, यूं भी हो जाएगा, यूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो सकता है। मसला ये है कि हाइट आप एक सर्टेन उस पर फिक्स करते हैं, विड्थ फिक्स नहीं होती, विड्थ ऑटो सेट होती है। आपको पता है जितनी स्क्रीन से उनमें मेजर फर्क विड्थ का है, समझ आ रही है बात? मेजर फर्क किसका आ रहा होता है, विड्थ का आ रहा होता है स्क्रीन के अंदर। हॉरिजेंटली तो वर्टिकली तो फर्क है ही नहीं ना, वर्टिकली तो एक स्क्रीन छोटी है तो स्क्रॉल बार आएगा, बड़ी है तो स्क्रॉल बार नहीं आएगा, वो तो फर्क नहीं है। फर्क कहां है, विड्थ के ऊपर आता है। तो जितना गेम खेला जाता है वो सारा का सारा विड्थ के ऊपर खेला जाता है। सेंटर इसने दोनों तरफ से किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो और पैडिंग देकर इस तरह सेंटर कर दो। दूसरा, लाइन हाइट का यूज करते हुए, लाइन हाइट हम लोगों ने पढ़ी भी, एक प्रॉपर्टी बहुत पीछे पढ़ी थी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज के अंदर, लाइन हाइट। लाइन की हाइट, अब एक लाइन है उसकी हाइट इतनी सी है, अगर आप उसकी लाइन की हाइट बढ़ा दोगे ना तो लाइन हाइट दोनों तरफ से इक्वली बढ़ती है। ये भी एक्चुअली कंपेयर करो तो समझ लो पैडिंग की तरह ही है, लेकिन पैडिंग और लाइन हाइट में ये फर्क है, सिर्फ लाइन को इंक्रीज कर रहा है, पैडिंग नहीं। फासला पैडिंग जितना है वो तो उतना रहेगा, ये असल में टेक्स्ट के बराबर, टेक्स्ट कितना है उसकी लाइन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसने क्या किया, लाइन हाइट यूज करके किया। इसकी एग्जांपल देखोगे यहाँ पर तो आपको ये करके दिखा रहा है। कहाँ गया, ये तो पोजीशन की प्रॉपर्टी है, पोजीशन सॉरी पोजीशन नहीं, लाइन हाइट कहाँ गई, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी दी हुई है, लाइन हाइट नहीं यूज की हुई, ये रही। अच्छा, प्रॉपर्टी ऊपर बताइए, ये रही। अब देखो ये रहा, लाइन हाइट को यूज कर रहा है, जितनी ज्यादा लाइन हाइट बढ़ाता जाएगा उतनी ज्यादा ये सेंटर होती जाएगा। मैं इसको कर देता हूं 2.5। हाँ, ये देख रहे हो जितना मूव कर रहा है वो लाइन हाइट की वजह से मूव कर रहा है। तो एक्चुअल में इसकी लाइन हाइट, अच्छा लाइन हाइट विजिबल नहीं होती है आपको, ठीक है, जनरली। हाँ, आप देख सकते हो लाइन हाइट को किस तरह, इंस्पेक्ट करोगे वो जो पूरा कंटेंट आता है ना, कंटेंट पे क्लिक करोगे लाइन हाइट दिखाई देगी। आगे आ जाओ, पोजीशन का यूज करते हुए। अच्छा, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी हमने नहीं पढ़ी है अभी। ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट, स्केल, ये सारी एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ेंगे। आगे आओ, फ्लेक्स बॉक्स तो पढ़ चुके हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, सेंटर वेंटर, इस करके हम यूज कर लेंगे। अभी जो नहीं पढ़ी हुई हमारे पास प्रॉपर्टीज में, वो एक ये वाली है ट्रांसफॉर्म, और ऊपर सूडो क्लासेस। सूडो अभी हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक सूडो का है, बस आगे आ गया। अब बता रहे हैं एक वेट, इसको क्या करना है भाई, MARGIN मार्जिन, और ये दे दो ऑटो, यही दे रहा होगा, ऐसा ही है, लगा दो बस ना, गलत, मुबारक हो। आगे चलते हैं, चले। तो ये हमारे पास हो गई अलाइन की प्रॉपर्टीज। समझ आ गई यहाँ तक, बात क्लियर है? इसको एक दफा रिपीट कर लेना, 2-3 बार रिपीट करोगे आपको अलाइनमेंट समझ आ जाएगी। जर्नल अलाइनमेंट इसने सारी बता दी है किसी भी कंटेंट के लिए, चाहे वो कार्ड में हो, चाहे वो बॉक्स में हो, चाहे वो डिव में हो, चाहे वो हीरो सेक्शन में हो, चाहे वो किसी और सेक्शन में हो, फुटर में हो, हेडर में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी चीज को मूवमेंट करने के लिए ये वाली चीज ने बता दी। अब आते हैं कॉम्बिनेटर्स के ऊपर।
है, पढ़ो भाई इसको, थक गए, शहजादे पानी लेकर आओ। अच्छा यहाँ पर आते हैं, अभी हमने कॉम्बिनेटर्स पढ़ने। कॉम्बिनेटर्स होते क्या है, ठीक है, बड़ा आसान सा वर्ड है कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। अ कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेलेक्टर्स। दो सेलेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा क्या है। अच्छा ये इसको हम कहते हैं असल में एडवांस सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर्स खुद भी सेलेक्टर है एडवांस किस्म का, ठीक है। क्या है, अयान के साथ वाला, मैंने अयान को बुलाया है। जनरली बताओ मैंने किसको कॉल किया, अयान के साथ वाला खड़ा हो जाए, अयान के लेफ्ट साइड वाला खड़ा हो जाए, मैंने किसको बुलाया मुझे बताएं। क्या अयान को मुखातिब किया, किसको, अयान का रिलेशन यूज करते हुए साथ वाले को बुलाया है। समझ आ रही है बात, अयान का रिलेशन यूज करते हुए साथ वाले को मैंने बुलाया। जैसे मैं बोलूं जाकिर के साथ वाले, यहां पे भी समझ आ रहा है, ठीक है। ये जर्नल टर्म है, जैसे मैंने कहा हुजैफा के साथ वाला, तो जर्नली मुझे समझ आ रही है कि भाई मैं एक बंदे को रेफर कर रहा हूं और दूसरा। अब यहां मुख्तलिफ चीजें सिलेक्ट करने के लिए, बिलफर्ज मुझे अयान का नाम नहीं पता या एक किसी बच्चे का नाम नहीं, मैं बोलूंगा ग्लासेस वाले के साथ वाला, ये भी एक सिलेक्टर है, लेकिन मैंने ग्लासेस वाले को नहीं कॉल किया, मैंने उसके साथ वाले को बुलाया। इसका रिलेशन यूज करते हुए उसको बुलाया, उसका रिलेशन यूज करते हुए इसको बुलाया। ये है कॉम्बिनेटर्स, ठीक है। यूएल को कलर दे दो भाई, वेबसाइट में बहुत सारी यूएल है, नेव बार वाली यूएल को, समझ आ रही है बात, अब सेंस समझ आ रहा है किस तरीके से। भाई यूएल तो बहुत सारी है ना, यूएल है, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो तो बहुत सारी होगी, 10 जगह यूज हुई होगी। मैंने कहा अनऑर्डर्ड लिस्ट को ब्लैक कलर दे दो या व्हाइट कलर दे दो टेक्स्ट को, अब किस वाले को देना है वो सबको अप्लाई कर देगा। मैं एक रिलेशन यूज करूंगा कि भाई नैव बार वाले को, या जिसके अंदर क्लास ये वाली है, इस तरह। ये है कॉम्बिनेटर्स। कॉम्बिनेटर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, डिसेंडेंट, ठीक है, ये मेरे पास बड़े जर्नल से आगे कॉम्बिनेटर। अच्छा कौन बोला जी, चलो भाई जल्दी जाओ, ऐसा लग रहा है 1 घंटे की ब्रेक दी हुई थी। अब पहले नंबर पे आता है डिसेंडेंट। भाई डिसेंडेंट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके और डिसेंडेंट के दरमियान सिर्फ स्पेस होता है। देखो अब एक बात बताओ, बैकग्राउंड कलर येलो, क्या हो रहा है, येलो बैकग्राउंड कलर लग रहा है ना, किस पे लग रहा है, डिव और पैराग्राफ, डिव और पैराग्राफ दोनों पर नहीं लग रहा, क्योंकि अगर दोनों पर लगता तो ग्रुपिंग एलिमेंट यूज होता, मतलब कॉमा लगता बीच में। आपको पता है आप 10 एलिमेंट को ग्रुप बना सकते हो, डिव, ये स्पैन, यूएल, एलआई, जो भी है आइटम्स है सबको लिख के H1 पैराग्राफ सब तो कलर दे सकते हो, लेकिन कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा नहीं लगा है, स्पेस है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडेंट कलर। तो इसमें असल में बताया गया है पैराग्राफ को कलर दो, कलर किसको दो, लेकिन उस पैराग्राफ को जो डिव के अंदर है, जो डिव के बाहर है उसको कुछ भी नहीं होगा। समझा, समझा बेटा, चलो चेक करते हैं जी। आप यूनिक आईडी भी दे दे, नाम भी दे सकते हैं, वो तो मसला ही नहीं है। क्या मसला ये होता है कि देखें एक कंटेंट ऐसा है कि मेरे पास जितने कार्ड है सब में, अब अक्सर चीजों में 10 किस्म के कार्ड्स बनाए गए, सब में एक पैराग्राफ है, लेकिन मैंने जब कार्ड्स बनाए थे तो इस कार्ड को सेक्शंस दे दिए अलग से और सेक्शन के नाम से क्लासेस दिए, तो मुझे 2-2 3-3 क्लासेस को कॉल करना पड़ेगा। उसकी जगह आसान काम यह है कि मैं बोल दूं भाई कार्ड के बाद वाला, कार्ड के अंदर जो डिव है उसको कॉल कर सकता हूं, डॉट कार्ड के अंदर वाले डिव। तो यहां पर रेफरेंस यूज है। देखो पैराग्राफ कितने, एक पैराग्राफ 2 3 4 5 5 पैराग्राफ है नहीं, 1 2 3 4 5, लेकिन इन पांचों में फर्क क्या है, ये 2 डिव के बाहर है और ये 2 क्या है, डिव के अंदर है। तो कलर सिर्फ इनको लगा है जी। जी जी, इससे कैसे करेंगे, इससे कैसे करेंगे, तो यार वो तो आगे की प्रॉपर्टी है ना। आ जाओ इधर आ जाओ, वो तो समझ गया हूं मैं, यहां से सवाल करो, वो तो जर्नल आगे आएगी, लाइन से प्रॉपर्टी पढ़ते जा रहे हैं हम।
ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरे पास ये। तो कॉम्बिनेटर्स के अंदर रिलेशनशिप यूज करते हुए लैपटॉप डाउन करके हुए फिर क्लास देखते हैं। बंद करो इसको, बंद करो, शाबाश, फटाफट से ये। तो अब इन तीन को कलर लग गया और इसको नहीं लगा। इन दो को भी अगर लगाना है तो फिर एक काम करो, इधर आओ, इनको भी डिव के अंदर बंद कर दो। किसी भी डिव में एक नया डिव बनाओ, सॉरी कट ही कर दिया कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर स्लैश, इनको भी कलर लग गया। ठीक है, डिव के अंदर लगा। अच्छा एक मजे की बात, डिव के अंदर सेक्शन है, उसके अंदर पैराग्राफ है, उसको भी कलर लग गया। समझ आ रही बात? डिव के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर भी पैराग्राफ है, उसको भी लग गया। ये समझ लो विरासत नस्ली चलती आ रही है। ठीक है, हाँ नहीं लगेगा ही लगेगा, ये हो ही नहीं सकता। आपने डिसेंडेंट लगाया तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है जी, हाँ ये तो सारी प्रॉपर्टीज हैं। अभी तो सिर्फ एक बता रहा हूँ, डिसेंडेंट। मैंने कहा ना इतने सारे कॉम्बिनेटर्स हैं, फलाना है, ढिमकाना है, सब है। और देखो अगर कोई बीच से स्पेसिफिक पूछते हो, मैंने आपको बताया आप बिफोर वाले को लगा सकते हो, आफ्टर वाले को लगा सकते हो। अब आपने कहा सर मैं चाहता हूँ चौथे पैराग्राफ को छोड़ के पांचवें पे लगे, लग जाएगा भाई, अलग से क्लास दे, ऊपर कॉल कर दे, कलर लगा दे, क्यों इतनी पंचायत बना रहे? समझ आई बात? लेकिन ये क्या है, 1000 कार्ड है। अब हर कार्ड में जाके क्लास देके तो नहीं मैं कर सकता ना, तो वहां आसान तरीका है, डॉट कार्ड, और कार्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसको ये लग जाए। डॉट कार्ड, उसके अंदर जो आइकन है सबको लग जाए, कार्ड्स के अंदर वाले आइकन्स को लग जाए, लगा सकता हूं। कार्ड्स के अंदर वाले आइकन्स को एक जैसा बिहेवियर चाहिए, लगा सकता हूं मैं। कार्ड के अंदर जितने आइकन है उन सब पे हॉवर की सेम प्रॉपर्टी लग जाए, लगा सकता हूं मैं। जैसे ये लगाया, इसके आगे हॉवर भी लगा सकता हूं, ऐसे करके हॉवर करके ऐसे प्रॉपर्टी दे दूं, अगर मैंने सही लिखा है तो। ठीक है, इसको आगे हो प्रॉपर्टी। तो जनरली ये है कि आप जिस चीज को कॉल करोगे ऐसे, वही चीज आपको यहाँ पर शो ऑफ होगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये हो गया डिसेंडेंट वाला। डिसेंडेंट में एक डिव के अंदर 1000 एलिमेंट के अंदर जाके भी पैराग्राफ है ना, तो होना चाहिए। अब यहां पर चाइल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का फर्क नहीं है। मतलब ये कि पप्पा जी या दादाजी या उससे ऊपर वाले पर दादाजी का फर्क नहीं है। अगर जितने भी एलिमेंट्स उसके बाद आ रहे हैं उसके अंदर डिसेंडेंट है, ठीक है, तो आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये डिसेंडेंट वर्ड वहां से भी निकला, आपने जब वो पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, छोटे से बड़े वाला। ठीक है, असेंडिंग होता है छोटे से बड़े वाली तरतीब, डिसेंडेंट होता है बड़े से छोटे वाली। तो डिव, उसके अंदर छोटा डिव, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, फिर जाके भी कहीं पैराग्राफ है उसको भी लगेगा। ये इनडायरेक्टली सब पर अप्लाई होगा। चाइल्ड कॉम्बिनेटर बहुत सिंपल है, जैसे वो है चाइल्ड कॉम्बिनेटर। अच्छा इसके लिए पहचान क्या है डिसेंडेंट की, बीच में स्पेस, गैप नहीं, स्पेस। ठीक है, स्पेस यूज होगी। चाइल्ड के लिए क्या होगा, बीच में ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन होगा दो एलिमेंट्स के दरमियान, ये रहा। इसमें भी क्या होगा, कलर किसको लग रहा है, डिफ के अंदर जो पैराग्राफ है उसको कलर लगेगा। तो फर्क क्या है, फर्क है डायरेक्ट चाइल्ड और चाइल्ड को। समझ आ गई बात? अब क्या डायरेक्ट चाइल्ड, अब यहां पर आओ, पहले वाले पैराग्राफ को कलर लगा, दूसरे को लगा, चौथे को लगा, इसको नहीं लगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पैराग्राफ किसका चाइल्ड है, ये वाला पैराग्राफ किसका चाइल्ड है, लेकिन ये पैराग्राफ डिफ का चाइल्ड है। डिफ का चाइल्ड नहीं है, डिफ के चाइल्ड का चाइल्ड है। डिफ का चाइल्ड तो सेक्शन है, उसका चाइल्ड ये, तो इस वजह से नहीं अप्लाई हुआ। 2 मिनट इमरजेंसी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और फिर फोर्थ को भी लगा। बाकी इनका तो ताल्लुक ही नहीं है ना, ये तो पता नहीं कौन है, कहां से उठ कर आए हैं। क्लैपिंग कराएं आपके लिए। ठीक है भाई, तो आपके पास ये आ गया। यहां आते हैं, ये भी समझ गए बेटा, ये भी एग्जैक्टली है। इसके यूज केस आपको आगे जाके जब हम लिखेंगे छोटी छोटी चीजों पे, अक्सर क्या होता है आप 10 किस्म के छोटे छोटे डिव्स बना रहे, रिव्यू सेक्शन बना रहे। अब देख लो इसकी एग्जांपल ना, आप मैं बड़ी वेबसाइट की एग्जांपल देता हूं तब आपको ज्यादा समझ आता है ये चीजें यूज होती हैं। अक्सर ना आप जब रियल लाइफ में जाके सॉफ्टवेयर में बैठ के जब काम करेंगे ना, छोटी छोटी वेबसाइट पे, शुरू में आपको एक वेबसाइट दिया, टेम्पलेट दिया, भाई इसका लैंडिंग पेज बना दो, वहां पर मुश्किल से आपको इसकी एक आध प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी लग रही होती है जब बड़ी वेबसाइट आती है, तो जहां बहुत ज्यादा सेक्शंस होते हैं, कोड रिपीट नहीं करना पड़े, मुझे एक ही चीज 10 बार लिखनी पड़ रही है,
तो मसला है, उससे क्या होगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। लाइन ऑफ कोड बढ़ने से आपका प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा। प्रोजेक्ट हैवी होने से उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्लो होने से जाहिर सी बात है यूजर को वो चीज स्लोली नजर आएगी, उसकी विजुअलाइजेशन के अंदर फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ कोड को जितना कंप्रेस्ड कर सके, जितना कंसाइज करके लिख सके। इसका आसान तरीका ये भी होता है, आप अपने पूरा कोड लिखा प्रॉपर वे में, आप आजकल चैट जीपीटी को दोस्त को बोलो यार मेरा कोड जैसे है वैसे रहने दो, बस कोई चीज ऐसी एक्स्ट्रा है जो शॉर्ट हो सकती है वो कर दो बस, और जहां करो मुझे कमेंट करके बता देना। वो आपको इजीली कंसाइज करके 2-4 बार उससे कोड देके कंसाइज कराओगे, नेक्स्ट टाइम आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। आप समझ जाओगे अच्छा ये लाइन तो मैं ऐसे लिख सकता था, ये लाइन तो मैं ऐसे लिख सकता था। हो सकता है कुछ नई प्रॉपर्टीज भी आपको समझ आ जाए। क्लियर हो गई अरीब, बात समझ आई? फोकस यहाँ। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, वो साथ वाला क्या कर रहा है, चश्मे वाले के साथ वाला, यहाँ फोकस रखा हुआ है तुमने, क्या बात है। ये हो गया। अब अगला वाला भाई सिबलिंग्स। अब यहाँ आओ, क्या है सिबलिंग्स के ऊपर लगेगा डिफ के साथ वाला जितने भाई बहन है। आओ येलो कलर। अब डिफ के अंदर मौजूद, इसको नहीं लगा कलर, बल्कि डिफ के बाद वाले सिबलिंग को लगा। समझ आ रही है बात? लेकिन एक ही को लगा, बाकियों को नहीं लगा। ठीक है, ये क्या है, प्लस के साइन के साथ है, ये कहलाता है एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब बड़े के बाद जो छोटा भाई आ गया, चंबे ही चंबे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारी प्रॉपर्टीज को तो डायरेक्टली किसी एक कंटेंट के बाद दूसरा कंटेंट आए उसको टारगेट करने के लिए असल में होता है कि भाई यार इस डिफ के बाद जैसे इसका कोई अगला चाइल्ड ये है तो उसको ये चीज अप्लाई हो जाए। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट में बहुत जनरल यूज हो रहा होता है। हम अक्सर मैसेज के कंटेंट के अंदर ये चीज यूज करते हैं कि भाई अगर इसके बाद ये चीज आए तो ऐसे अप्लाई करना, यूजर को ये चीज शो करानी है, ये चीज आए तो ये चीज शो करानी है। यहाँ आते हैं, देखो सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई, भाई बहन से है इस रिलेशन को। अब क्या है, ये डिव है, डिव के बाद डायरेक्ट ये वाला पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है जी, तो ये इसका भाई या बहन समझ लो आप। ठीक है, ये रहा, ये वाला स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वो उधर स्क्रीन पे देख लो ना, लैपटॉप पे नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, पैराग्राफ 3। अब देखो ये वाला तो ये, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पैराग्राफ और डिव आपस में क्या है? नहीं भाई, आपसे पूछा, कौन बोला? जी भाई, ये वाला पैराग्राफ 1 और डिव क्या लगते हैं आपस में? हाँ, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, यहां आते हैं, दूसरा वाला भी यही है। ये क्या लगते हैं आपस में? ये पैराग्राफ 3 और डिव। डिव से बाहर है तो कुछ तो लगता होगा भाई, जैसे तमाम मुसलमान आपस में भाई है। भाई हैं तो ये किसके बच्चे? बॉडी के, तो आपस में हाँ ठीक है। अब ये इसी पर टारगेट कर रहा है कि भाई डिफ के बाद जो भी पैराग्राफ उसका भाई या बहन निकला है उसको ये चाहिए। अच्छा, अगर इसके दरम्यान में कोई और चीज ऐड कर दूं, बिलफर इसके दरम्यान में कोई और नया एलिमेंट ऐड कर देता हूं, पी कोई कॉपी करता हूं, यहां लाके पेस्ट करता हूं और यहां पर मैं इसको टारगेट करता हूं, यहां लिख देता हूं। यार एक तो वो वाले मजे नहीं है ना इसमें कि क्लिक करो और दो जगह लिख दो, वो बस VS कोड ही देता है। ऐसा ही है, रन, छुट्टी हो गई। हाँ, तो यही तो बता रहा हूं, ये है एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब उसके बाद जो भी एक बच्चा आएगा पहले वाला उसको, बाकियों को नहीं। ये अब इससे अगला वाला आपके क्वेश्चन का अगला आंसर दे देगा। ये है एडजेसेंट सिबलिंग था, अब ये आ गया सबसीक्वेंट सिबलिंग्स। यहां आ जाओ, लो भाई, अब बीच में कितना है, पैराग्राफ 3 को भी लगा, पैराग्राफ 4 को भी लग गया। अब डिफ के बाद जितने भी पैराग्राफ आएंगे सबको लगेगा, लेकिन वो किसी के चाइल्ड नहीं होने चाहिए, इसके सिबलिंग्स होने चाहिए। बात समझ गए? ये है टारगेटिंग मेथोडोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हैं एडवांस सिलेक्टर्स। ये भी सिलेक्शन ही, आप सिलेक्ट ही कर रहे हैं भाई, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली पहले क्या हो रहा था, मैं एक बंदे को टारगेट कर रहा था, उसको अकेले को। जैसे मैं बोलता रहा भाई रिंग वाले खड़े हो जा, क्लासेस वाला खड़ा हो जा, ठीक है, ब्लैक शर्ट वाले खड़े हो जाओ, व्हाइट बाल वाले खड़े हो जाओ। ठीक है, जैसे ये आ गया पतले से कमजोर से साथी खड़े हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से घड़ी वाले खड़े हो जाओ, स्कार्फ वाले, ये एक ही बंदे की प्रॉपर्टीज पे कॉल कर रहा था। लेकिन अब क्या किया, अब रिलेशनशिप बताना शुरू कर दिया। जैसे कि अजीम के साथ वाला खड़ा हो जाए, अब नाम अजीम का लिया,
लेकिन कॉल साथ वाले को किया है, सिलेक्ट साथ वाले को किया है। ये है कॉम्बिनेटर्स, मतलब एक सिलेक्टर का रिलेशन यूज करके दूसरे सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई करना। समझ गए? नहीं नहीं, मुश्किल कर दिया मुश्किल हो गया काम, मुश्किल में डाल दिया ना तुम्हें। क्या चीज? जो मर्जी अप्लाई करो। देखो एक बात बता रहा हूं, देखो आपने एक कोड लिखा, उसके अंदर कार्ड्स बना दिए, आइकन दे दिया अपनी मर्जी से, सब कुछ कर दिया, सारे आइकन्स पे आई था। अब 100 कार्ड बन गए, सब कुछ हो गया, इतना सारा बना दिया। अचानक से वो डेवलपर के साथ, वो आपके साथ आया, क्लाइंट आया, उसने यार ये आइकन सारे अच्छे लग रहे हैं, जितने आइकन हैं इन सब पे ये अप्लाई कर दो, वो अप्लाई कर दो। अब आपके लिए मसला है, अगर आपने कोई क्लास नहीं दी हुई थी, या आप क्योंकि कोड के अंदर जाहिर सी बात है आप कोई चीज भूल भी जाओगे, जरूरी नहीं है कहीं अगर कोई चीज नहीं जरूरत पड़ी आपने आई लिख के उसको एडजस्ट कर दिया, उस पर आपने फोकस ही नहीं किया। आप क्या करें? आप हर कार्ड में जाओ और बैठ के क्लास देते रहो, क्योंकि आपको तो यही आता था। सही है? या कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो। आसान तरीका था, आप कार्ड को कॉल करते, उसके अंदर आई को कॉल कर देते, आइकन को। आप चारों में से कोई एक तरीका तो उस पर फिट एंड बैठेगा ही कि यार ये वाला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, ये वाला। अगर बिल्कुल ही नहीं लग रहा ना, फिर तो तुमने माशाल्लाह वाला कोड लिखा हुआ है और फिर आप जो है मेहनत करें दोबारा से। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये थे कॉम्बिनेटर्स। जे कौन सा वाला? प्रॉपर्टी का नाम बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। ये डिफ के, देखो डिफ के बाद जितने भी पैराग्राफ आएंगे सब पे अप्लाई होगा। भाई यहाँ देख लो, वन टाइम रिपीट कर रहा हूं, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इधर देखो, फोकस रखो, यहाँ पे कोई बात ना करे, सब यहाँ फोकस। यहाँ आते हैं कॉम्बिनेटर्स हैं 4 किस्म के बेटा, कसम से। पहला डिसेंडेंट, दूसरा चाइल्ड, तीसरा सिबलिंग्स वाला, और तीसरा सब सीक्वेंट सिबलिंग्स। अब जरा देख लो, डिसेंडेंट में एक डिफ के अंदर जितने भी एलिमेंट अगर आप कॉल कर रहे हो, जिस भी एलिमेंट को, आपने कहा पैराग्राफ H1, अगर H1 को कॉल किया ना, तो अब उस डिफ के अंदर जितने H1 है, कहीं पर भी लगाओ आप, उन सब पे वो चीज अप्लाई हो जाएगी। अगर बिलफर सा एक बंदा बोलता है सर मैंने सब पे अप्लाई करना था एक H1 को छोड़ के, तो उस एक H1 को अलग से क्लास देके आप अलग से कुछ ट्रीट कर लो। देखो अगर मैं पूरी क्लास को एक चीज पढ़ानी है, लेकिन एक बच्चे को कुछ अलग पढ़ाना है, तो मैं सबके साथ नहीं पढ़ा सकता, मुझे उसको अलग से फोकस करना पड़ेगा। तो कोड में भी यही होता है भाई, सबको एक जैसा ट्रीट करना है तो ठीक है, अगर किसी एक को अलग से ट्रीट करना है वो तो अलग से क्लास देनी पड़ेगी, लेकिन सबको ट्रीट करने का आसान तरीका हो गया। ठीक है, ये है। ये क्या करता है? ये भी वही तरीका कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड का काम है। मतलब ये कि एक डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ लिखे हुए, ठीक है, लेकिन अगर वो पैराग्राफ किसी और सेक्शन या डिव के अंदर है, उसके अंदर कुछ और बना हुआ है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, तीसरा वाला जर्नल सिबलिंग्स है, मतलब डिव है, उसके अंदर किसी एलिमेंट को नहीं छेड़ा, उसके बाद क्या आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आप किसी H1 को कॉल कर रहे हो, किसी को भी, अगर उसके फौरन बाद आ रहा है तो ये चीज अप्लाई होगी, फौरन बाद नहीं है तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। यहां पर आ जाओ, डिफ के बाद वाला, अब चाहे फौरन आए, चाहे उसके बाद कोई कोड लिख कर आए, बीच में कुछ भी हो, तो ये चीज अप्लाई होगी। समझ गए? ये 4 किस्म के एडवांस सिलेक्टर्स, ये है एडवांस सिलेक्टर। ये एडवांस पॉइंट पर जाके आपको यूज होंगे, जब मैंने कहा ना छोटे छोटे बहुत सारे आइकन आपको एक ही जगह पे यूज करने होंगे, तब आपको समझ नहीं आएगा। ये अक्सर होता है एक आइकन के बाद दूसरा आइकन कॉल करना है, और जब आप एक आइकन के बाद दूसरे वाले को कॉल करोगे ना, तो दूसरे के बाद तीसरा ऑटो कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो सारे एक ही सीक्वेंस के अंदर। तो सबको इंप्लीमेंट करने के लिए आप सेम चीज लगा सकते हो। बहरहाल आते हैं, ये 2 चीजें हो गई। एक क्लास हमारे पास है सूडो क्लासेस के नाम से। क्या कह रहे हो? सूडो क्लास के नाम से बड़ी बेहतरीन सी क्या चीज? नहीं, आप कोई और एलिमेंट रखे, आप बोले स्पेन के साथ बाद H1 आ जाए। डिफ के अंदर इसलिए किया गया, एलिमेंट ज्यादा किस में रखते हैं हम? रखते हैं डिफ में। डिफ ग्रुपिंग एलिमेंट है, और कोई ग्रुपिंग एलिमेंट बनाए आप नेव में रख सकते हो, आप सेक्शन नाम का एलिमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, आप हेडर फुटर नेव यूज कर सकते हो उनमें। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई एलिमेंट आता हो, किसी एलिमेंट में कुछ नहीं आता फिर तो मसला है। अब आ जाओ सूडो क्लासेस। A pseudo classes is used to define a special state of an element. किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट पर काम करता है। स्टेट पर मतलब हालत पर। ठीक है, अब तक मैं बच्चों को कैसे कॉल कर रहा था? पहले बोल रहा था
यार ये खड़े हो जाओ, वो वाला बच्चा खड़ा हो जाओ नाम लेके, जर्नल सिलेक्टर था। फिर थोड़ा एडवांस किया, साथ वाले को बोल के ये वाला, जैसे मैंने कहा कुत्सिया के साथ वाली, ऐसा ही है, ठीक है। मैंने कहा जाकिर के साथ वाले, अजीम के साथ वाला, ये अजीम के जो पीछे बैठा है वो, जर्नली ऐसे कॉल किया। ये हो गया कॉम्बिनेटर्स का रिलेशन वाला। अब थर्ड है, अब स्टेट बता रहा हूं, ठीक है भाई। जो बच्चा हंस रहा है वो खड़ा हो जाए, ठीक है। जो मोबाइल यूज कर रहा है वो खड़ा हो जाए। अब ये क्या स्टेट्स के ऊपर है, हालत के ऊपर है। अब स्टेट्स के ऊपर आप कोई चीज लगाना चाह रहे हो, लेट्स सी व्हाट स्टेट सूडो क्लासेस। अच्छा लग क्या कह सकता है आप, स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। इसके अंदर उसने बताया हुआ है माउस होवर हो जाए ऐसे, और इसमें आपने सूडो क्लास में आपने एक क्लास पढ़ी हुई है जिसको बोलते हैं होवर। होवर आपने पढ़ा हुआ है, ये रहा। इसका जर्नल साइंटिस्ट क्या है, सिलेक्टर का नाम होता है पहले, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगता है, सिंगल डबल वाला ये जो कॉलन है, कॉलन लगता है एक बार। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लगता है। हॉवर है तो हॉवर लगता है, उसके अलावा कुछ और है वो लग जाते हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी अंदर लिखनी है आप वो लिख दो, ठीक है। अब ये बटन है, बटन की प्रॉपर्टी बनी हुई होगी, बटन को नीचे कॉल करके हॉवर दिया। अब जर्नल तो ऐसे रहता है, लेकिन अगर इसको हॉवर किया जाए तो इसका रंग चेंज हो जाता है, हालत चेंज होने पर ये हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। एंकर के ऊपर हमने ये सारी क्लासेस पढ़ चुकी है, मुझे ये रिपीट कराने की जरूरत निश्चित। आगे चलते हैं। अब आते हैं ए डॉट हाईलाइट हॉवर, इसने बता दिया हॉवर। अब हॉवर का कुछ एडवांस यूज करके बताएगा। ये आ गया नॉर्मल डिफ, डिफ के अंदर ए डिफ। अच्छा ए डॉट हाईलाइट क्या किया है, ये भी मैंने शायद बताया हुआ था। किसी एलिमेंट का नाम और साथ में क्लास भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक जगह यूज किया है डॉट हेडिंग या डॉट हेडिंग, ये लिख दिया मैंने, और इज इक्वल डॉट हेडिंग, उसके बाद उसको कॉल करके अंदर कलर वलर दे दिया। मुझे बताओ डॉट हेडिंग क्या है। डॉट हेडिंग तो क्लास है, वो किस, ये क्लास किस एलिमेंट पे लगी है ये नहीं पता आपको कि H1 है, पैराग्राफ है, ये आप नहीं पहचान सकते ऊपर स्टाइल देख के। स्टाइल देख के पहचाना जा सकता है। डॉट हाईलाइट की क्लास किस पे लगी हुई है, एंकर टैग पे लगी हुई है। अगर मैं देखो आपको यही कोड समझाता हूं, यहां में अगर सिंपल इसे दिया ना हॉवर, हॉवर करो, देखो ये लग रहा है। अगर मैं यहां पर ए हटा दूं, रन करूं, आप कोड चलेगा, अब भी चलेगा। वो बोल रहे स्टाइल करो, नहीं नहीं स्टाइल ये जर्नल है, देखो एक ही स्टाइल है। लेकिन जब ए दे दिया ना तो वो बोलेगा सिर्फ एंकर टैग को कलर। अगर देखो सिर्फ हाईलाइट दूंगा तो हाईलाइट क्लास जितनी चीजों पे लगी है सब पे अप्लाई हो जाएगा। हाईलाइट क्लास जितनों पे लगी है सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर ए डॉट हाईलाइट करूंगा ना तो सिर्फ उस हाईलाइट क्लास पे लगेगा जो एंकर के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ हैंकर दे दूं तब भी लग जाएगा ये कोड, तब भी काम करेगा, ठीक है। अब मसला क्या, मसला ये कि फिर जितने एंकर है सब पे लगेगा। तो मैंने बोला वो एंकर जिसकी क्लास ये उस पे लग जाओ। तो ऐसे अब मैं कॉल कर सकता हूं डॉट बॉक्स की जगह डिफ डॉट बॉक्स, ऊपर भी डिफ डॉट बॉक्स। मुझे पता होगा वो बॉक्स जो डिफ के अंदर है या डिफ जिस पर बॉक्स लगा हुआ है। तो अब एक ही एलिमेंट को अगर मैंने बॉक्स की क्लासेस दो एलिमेंट को दी हुई हैं अलग अलग, बिलफर्ज एक क्लास है बॉक्स नाम की, मैंने H1 को भी दे दी और डिफ को भी दे दी। अब मैं चाह रहा हूं बॉक्स क्लास को कॉल करके डिफ को सिर्फ छेड़ूं, लेकिन मसला ये मैं डॉट क्लास को कॉल करूंगा दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं बताया क्या करूं, डॉट क्लास लिखूं लेकिन साथ में H1 लिख दूं। अब क्या होगा, वो H1 जिस पर क्लास बॉक्स लगी हुई है उस पर ये अप्लाई करना। अब सारे H1 को भी सिलेक्ट नहीं करेगा और सारे बॉक्स क्लासेस को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, दोनों जगह कंडीशन मैच करेगी तभी जाके ये चीज अप्लाई होगी। ये बात समझ गए, क्लियर हुई? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दोगे समझ आ जाएगी, इतना मसला नहीं है। बस आप समझ लो ये खुश टॉपिक के अंदर ये 3 टॉपिक हैं, इसके बाद टॉपिक सारे प्रैक्टिकली वाले हैं हमारे पास। अब आ जाते हैं यहाँ, हॉवर हो गया सिंपली, ये मैंने अभी दिखा दिया। दूसरी चीज ये डिफ के ऊपर हॉवर करना बताया, ये आपको पता है जर्नली, ये भी मैंने दिखाया हुआ है। आगे आते हैं, ये टूल टिप है, ये काम की चीज है। टूल टिप मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया, नैप बार के ऊपर या बहुत सारी चीजों के ऊपर ऐसे। हॉवर किस पे किया, इस पर किया, हॉवर टेक्स्ट पे किया, शो नीचे कुछ और हो गया। अब ये शो करवाना ये तो आपको आता है, डिस्प्ले नन पढ़ा हुआ है ना,
वो प्रॉपर्टी यूज हुई। देखो डिस्प्ले पहले नन किया था, हॉवर करने पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, यानी कि डिस्प्ले दिखा दिया। ठीक है, इस पर हॉवर करूंगा ये आ जाएगा। और जर्नल बात बताता हूं, इसको इन्होंने ये किया हुआ है, आप यहाँ हाइट वाइट दे सकते हो, हाइट दे दो भाई। हाइट की स्पेलिंग क्या होती है? यही है, यही होता है बहुत ज्यादा अगर आप VS कोड यूज करें तो। चले भाई, देख रहे हैं मैं इसको होवर कर रहा हूँ, ये शो हो रहा है। अब ऐसी प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, नैपबार पे भी अक्सर आप यूं होवर करते हैं, नीचे वो खुल जाता है, तो ये असल में ये लगा हुआ होता है होवर पे। क्लिक करने पे ओपन हो रहा है, जावास्क्रिप्ट है सिंपली। अगर विदाउट क्लिक के ओपन हो रहा है, होवर करने पर, फिर ये प्रॉपर्टी देखे। अब आप बोलोगे सर वो एनिमेट होके खुलता है, एनिमेशन की लगाओगे तो वो एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन अगली कुछ क्लासेस में हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो अभी जर्नल ये आ गया, समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये वाली चीज कि भाई आप जब हॉवर करें तो ये चीज इस तरीके। अब ये आप बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं, बटन पे लगाओगे कोई चीज शो, ये इसलिए बता रहा हूँ नैपबार के अंदर ऐसा हो जाता है। ये रहा, हाँ लगा हुआ होता है, यही चीज थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई? तो ये टूल टिप है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इसमें होता क्या है, हॉवर असल में इस डिफ पर किया जा रहा है, बोल रहे डिफ पर जब हॉवर करूं मैं तो पैराग्राफ का डिस्प्ले शो कर दो। अब यहाँ दो तीन चीजें, यहाँ एक ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कॉलन वाली, क्या यूज किया है, इसको क्या कहते हैं, सूडो क्लास। क्या? और अच्छा स्पेस देके पैराग्राफ यूज किया, ये क्या है, कॉम्बिनेटर्स। इसने कहा पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अब डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं लिखा, कर देखो पैराग्राफ का डिस्प्ले ऐसे ब्लॉक करता तो मसला हो जाता, शो ही हो रहा है। इसने डायरेक्ट पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया, इसने कहा कि भाई पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक करना किस वाले का, जो डिफ का अंदर है, एक ये, और कब करना, जब डिफ पे हॉवर हो। दो बातें बोली उसने। कहा पैराग्राफ का डिस्प्ले यानी कि पैराग्राफ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना, किस पैराग्राफ पे, जो डिफ के अंदर है। एक ये पता चल गया। दूसरे नंबर पे एक और प्रॉपर्टी चली, डिफ पर भी तब करना जब हॉवर हो रहा हो, जर्नली नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं अब क्या होगा, पैराग्राफ शो होता रहेगा, और हॉवर करने पर लिखा तब भी सेम चीज है, लेकिन अब हॉवर करने पे चलेगा। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? बस लास्ट चीज समझा के जरा सा टॉपिक को एंड करते हैं, वरना छोटे छोटे बहुत सारे आइकन्स बढ़ जाएंगे। बस यहाँ पे पॉज करते हैं, यहाँ पे पॉज। नेक्स्ट क्लास में इसी चाइल्ड्स और आगे की चीजें लेके चलेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है और सूडो एलिमेंट्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो बस यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये जो एलिमेंट्स बताएं, ये अलाइन को अच्छे से पढ़ना, अलाइन बहुत यूज होगा, आपके बहुत काम आएगा। डिटेल में इसमें जो जो लाइंस लिखी है उसको पढ़ के अपने पास नोट बना के लिखें। ओवरफ्लो पढ़ लेना काम आएगा, फ्लोट पढ़ लेना, ठीक है।